नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 2024 के इन लोकसभा चुनावों में मोदी कांग्रेस की गुगली में बुरी तरह फंस गए हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गुगली में बुरी तरह से फंस गए हैं। ख्वाब तो उनका तीसरी बार सत्ता में आने का है, लेकिन जमीनी हालात और मोदी के भाषणों से इशारे मिल रहे हैं कि इस बार बीजेपी के विपक्ष में ही बैठने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का खेल इतना जबरदस्त है कि मोदी न गेंद समझ पा रहे हैं और न ही पिच पर टिक पा रहे हैं। कांग्रेस उन्हें लगातार अपनी गुगली में उलझा रही है। दरअसल इसकी शुरुआत पिछले साल ही हो गई थी, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर पैदल देश के लोगों से मिलने निकल गए थे, आपको याद होगा। और बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी, उसे राहुल ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा में ही ध्वस्त कर दी। इसके बाद विपक्षी दलों का गठबंधन बना और इंडिया नाम पड़ा, जिससे मोदी ऐसा घबराए कि अब तक इंडी गठबंधन ही बोलते हैं, इंडिया नहीं बोल पाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और उसमें भी लगभग 6000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, हाइब्रिड यात्रा उन्होंने की। बीजेपी फिर परेशान हो गई, क्योंकि यहां आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात होने लगी। राहुल गांधी ने एक्सरे करवाने की बात की। फिर चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी न्याय पत्र के नाम से ले आई। 5 अप्रैल को तुरंत घोषणा होते ही, चुनाव की घोषणा होते ही न्याय पत्र कांग्रेस ले आई और जनता में उसकी बातें होने लगी। अब राम मंदिर से महत्वपूर्ण मुद्दा लोगों के लिए महंगाई और रोजगार का हो गया, अपने हक का हो गया। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश की, नीतीश कुमार को साथ ले गई, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया। फिर भी इंडिया गठबंधन अटूट रहा। उनके बीच सीट शेयरिंग हुई, जहां नहीं हुई वहां भी गठबंधन के टूटने की बात नहीं हुई नहीं रही। तो कुल मिलाकर, कुल जमा, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के सारे दांव सटीक पड़े और बीजेपी का हर एक दांव फेल हुआ। इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी कांग्रेस की गुगली में फंस गए हैं और अब वो खुद को संविधान बचाने वाला कह रहे हैं। मोदी आरक्षण की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, लेकिन जनता किसी भी तरह मोदी की बात को भाव नहीं दे रही है। बीजेपी भी इस बदलाव को महसूस कर रही है। शायद इसीलिए सूरत में, जी हां, सूरत गुजरात का डायमंड सिटी कहलाता है, व्यापारियों के लिए, व्यापारियों का बहुत बड़ा शहर कहलाता है। उसी सूरत में जो बीजेपी का गढ़ है, वहां पिछले दरवाजे से बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने का खेल रची और उस खेल में वो सफल भी हुई। बताया जा रहा है कि वहां कांग्रेस प्रत्याशी से साठगांठ करके बीजेपी ने धांधली की और अपने उम्मीदवार को जिताया। यह चंडीगढ़ जैसा ही मामला है दोस्तों। फर्क यही है कि यहां बैलेट पड़ने से पहले ही जीत घोषित हो गई। कांग्रेस और बाकी दल इसी संभावित तानाशाही का डर जतला रहे थे और जनता को आगाह कर रहे थे। बहरहाल, सूरत का खेल हो या मोदी के भाषणों में कही जा रही बातें, सबका सच अब सामने आ रहा है और इसीलिए इस बार मोदी के लिए सत्ता का खेल मुश्किल हो गया है। क्या इस खेल में अंपायर को साथ लेने के बाद भी मोदी बढ़त बनाएंगे या फिर जनता उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए प्रियंका गांधी को जरा सुनना जरूरी है, क्योंकि प्रियंका गांधी आज थी कर्नाटक में और कर्नाटक में उन्होंने फिर से वही बात कही है जिस बात पर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, यानी संविधान की बात। सुनिए जरा। आज आप टीवी खोलते हैं, आपको दिखता है कि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, कि फिर से उनकी सरकार आएगी, कि उनको 400 सीट दे दीजिए। इनके नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब हमें बहुमत मिलेगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। इन चीजों का क्या मतलब है? आप इस बात को गहराई से समझिए। आज जितने भी अधिकार आपके पास हैं, जितनी भी मजबूती इस देश के पब्लिक के पास है, वो संविधान ने दी है। और सबसे बड़ी शक्ति जो आपको इस संविधान ने दी है, वो आपका वोट है। दूसरी शक्ति जो संविधान के द्वारा आपको मिलती है, वो आरक्षण की शक्ति है। समानता, स्वतंत्रता आपको संविधान देता है। जब ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं तो इनकी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बात का सीधा असर
आपके जीवन पे होगा। तो सुन रहे थे आप, इसका सीधा असर आपके जीवन पे होगा। कहीं भी मोदी की बात नहीं। मोदी मतलब मोदी जो जिस राह पे इस चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बात नहीं। और यही है कांग्रेस की गुगली, जहां मोदी परेशान हैं। बार बार मोदी मुसलमान का नाम ला रहे हैं, बार बार मंगलसूत्र कह रहे हैं, बार बार वो जो बातें कह रहे हैं उन बातों की पुष्टि के लिए राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इनके पुराने बयानों को, भाषणों को खंगाला जा रहा है। लेकिन वहां भी खाली हाथ बीजेपी को लौटना पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट। और उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है, इसको जरा सुनिए, देखिए। लिख रहे हैं कि सूरत में, जी हां, उसी गुजरात के सूरत में जनता का अपमान हुआ है। वहां वोट ही नहीं डालने दिया गया। हम तो पहले से कह रहे हैं भाजपा वोट डालने का अधिकार ही छीन लेगी। देखिए वही हुआ है। यह भी संविधान की हत्या है, क्योंकि इस तरह धांधली से जीते हुए लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। देखिए संविधान वर्ड यहां लेकर आए हैं अखिलेश यादव। भाजपा चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रही है। चुनाव आयोग को कम से कम अपनी मानहानि के लिए तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कम से कम उनकी ही मानहानि हो रही है, उसके लिए तो कार्रवाई करनी चाहिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह हमारी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से अपील है कि सूरत की घटना का स्वतः संज्ञान ले और चुनाव रद्द करके सब षड्यंत्रकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सूरत में नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यानी कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और यह बात इनके इस ट्वीट से, उधर प्रियंका गांधी की बातों से समझ में आती है। लेकिन राहुल गांधी को घेरने की कोशिश, और उसमें भी जो बीजेपी का आईटी सेल है वो बैकफुट पर नजर आता है। राहुल गांधी के एक पुराने वीडियो को काट छांट कर दिखाया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी करे ना करे, हम जैसे पत्रकार तो लेके आ ही जाते हैं, क्योंकि हमको अपने प्रोग्राम में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करना होता है। तो यहां पर इस राहुल गांधी के उनकी इस भाषण के अंश को सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पर भी बवाल मचाया गया है कि कांग्रेस पार्टी सबके आपकी संपत्तियों का सर्वे करवाकर मुसलमानों को बांट देगी। यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा था? सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी, सुनिए। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। అందుకు ఏ లో చేసినామో మేము ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అన్ని కులాల జనగణన చేయబోతున్నాము, క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయబోతున్నామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। భారతదేశం ఒక ఎక్స్రే తీసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। బీసీలకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి దేశంలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎంతుందని చెప్పి దాంతో స్పష్టంగా అవుపడుతుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనము ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। మీ హక్కు అయితే ఏదుందో మీ హక్కు ప్రకారం మీకు ఇవ్వబోతున్నానని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని సంస్థలు, బ్యూరోక్రసీ గాని, మీడియా కంపెనీలు గాని,
ఇతర సంస్థల్లో కూడా तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि हम ये जो संपत्ति है मुसलमानों में बांट देंगे। खैर चलिए, इसीलिए यहाँ परेशान हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो कह रहे हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ से ये जो चुनाव, सेकेंड फेज का चुनाव है, वो आते आते खेल पूरा का पूरा पलटता हुआ नजर आ रहा है? ये तमाम बातें, इसके लिए चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों को ले आइए। देखिए 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। जरा नाम ठीक कर लीजिए, अनिल सिन्हा जी की जगह पे पंकज चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी की जगह पे अनिल सिन्हा जी बैठे हुए हैं। जरा ठीक कर लीजिए नाम। और हालांकि हमारे तमाम साथी, हमारे जो दर्शक साथी हैं, वो सब अच्छी तरह से सबको पहचानते हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। दिल्ली का मौसम अचानक ठीक हो जाता है, बहुत गर्मी होती है, फिर अचानक आंधी, तेज आंधी, तूफान, तो तूफान न कहें लेकिन अभी आंधी ही है, तूफान कईयों के दिल में है। और उसके साथ साथ ये जो हवा है, कभी दक्षिण की तरफ, कभी पूरब की तरफ, कभी पश्चिम की तरफ, कभी उत्तर की तरफ, कारण क्या हो सकता है? इस मौसम, बिगड़ते मौसम के साथ साथ क्या देश का सियासी मौसम भी बिगड़ रहा है? क्या देश की हवा, सियासी हवा बदल चुकी है? क्या देश में अब आने वाले महीने, 2 महीने हम ऐसे ही 1-2 दिन की गर्मी के साथ साथ तेज बारिश और हवाएं देखेंगे चलते हुए, या कुछ और होने जा रहा है? प्रशांत टंडन जी, जरा पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या कुछ हो रहा है? जरा मौसम का मिजाज आप बहुत नजदीक से पढ़ते आए हैं और आप तो पिछले साल से कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी से लेकर और आने वाले 2-3 महीने का प्रेडिक्शन आप पहले से कर देते थे कि क्या कुछ होने जा रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है प्रशांत जी? आखिर क्यों परेशान है नरेंद्र मोदी? और अब जिस राह पे वो उतर गए हैं, यहां ये तो वन वे है, यहां से पीछे मुड़ना उनकी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। अब उनके पार्टी के लोग ही, बड़े बड़े नेता ही कहने लगे हैं कि हमने 400 की बात तो की ही नहीं थी। देखिए राजीव जी, बहुत मुश्किल से और बहुत पैसे खर्च करके, बहुत लोगों की मदद लेकर, देश में, देश के बाहर, कॉरपोरेट, कंसल्टेंट, दुनिया भर के लोग लगाकर नरेंद्र मोदी साहब ने 2002 का दाग छुड़ाने की कोशिश की और अपने आप को एक प्रो डेवलपमेंट नेता बनाया। 1 दशक लगा इसमें राजीव जी, मोदी जी को। वाइब्रेंट गुजरात किया, दुनिया भर का ऐप को वर्ल्ड वाइड लगा, और अब वापस जो है, जो दही जम चुका उसको फिर से दूध बनाने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये नहीं हो सकता। और किस मजबूरी में गए हैं, वो आज ही हम लोगों ने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और वो लाइव किया था, तो उसमें तमाम सारे सवालों के जवाब हैं। लेकिन संक्षेप में क्यों करना पड़ा? क्यों अचानक मोदी जी 2047 का सपना दिखा रहे थे, 1000 साल की बात कर रहे थे, उन्नत भारत, विकसित भारत की बात कर रहे थे, अचानक हिंदू मुसलमान पे बहुत अग्रेसिव पिच पे आ गए। ये बिल्कुल वही पिच है जो 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अब बोल रहे थे, क्योंकि वो गुजराती में भाषण थे कि बहुत कुछ यहाँ पे नहीं आ पाया था, लेकिन हमको याद है, पंकज जी को याद होगा, हमारे तमाम साथियों को याद होगा। एग्जैक्टली वो पिच है। इधर उधर असेंबली के चुनाव में राजीव जी वो करते रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान वगैरह, लेकिन गुजरात से निकलने के बाद मोदी जी ने न 2014 में ये किया, न 2019 में ये किया। अब क्यों कर रहे हैं? इसका क्या नफा नुकसान होगा? अब क्यों कर रहे हैं, इसका मैं 2-3 चीजों में जवाब दे दूं। एक, इंडिया गठबंधन तमाम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बावजूद नहीं टूटा।
इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आ गया, जिसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने आप को रिलेट किया उससे। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस की बात हुई, जातिवार जनगणना की बात। मोदी साहब का जो पीछे से सपोर्ट ग्रुप है वो जातिवार जनगणना के लिए नहीं राजी होगा। जी मोदी साहब अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको जिनका सपोर्ट इनके पास है वो इनको इजाजत नहीं देंगे। इसकी किसानों का एमएसपी कानून की घोषणा नहीं कर सकते। ये सब छटपटाहट है उनकी बात बहुत सारी। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सेल्फ गोल हुआ, बड़ा ब्लंडर हुआ। 400 पार का नारा जब आया और 400 पार के नारे को जस्टिफाई करने के लिए, उसको व्यापक करने के लिए इनको ये टेस्ट बलून बीजेपी के नेताओं से बयान दिलवाने पड़े कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। इनको लगा कि लोग इस पे आ जाएंगे, लेकिन उसका असर उल्टा हो गया। उसको लोगों ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि संविधान बदलने का मतलब खत्म करना। जी तो इनकी पूरे सोशल इंजीनियरिंग की हवा उससे निकल गई। तो एक बड़ा वजह ये हुआ कि संविधान जो 400 का संविधान का मामला था वो लगातार बड़ा होता जा रहा था। उसको डिरेल करने के लिए या उससे बचने के लिए, हटने के लिए पहले से उन्होंने बयान दिए कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम तो संविधान में सेकुलर शब्द भी नहीं बदलेंगे, आरक्षण का तो सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह ने कहा, मोदी साहब ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते। इससे भी इनका काम नहीं चला और आखिरी जो इसको कहते हैं कि द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, आखिरी जो कील ठुकी, जो पहले चरण का मतदान हुआ, जो मतदाताओं की खामोशी, जो उसमें वोट शेयर कम हुआ, उससे विचलित हो गए एकदम। और उससे विचलित होके इन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया कि अब हिंदू मुसलमान, हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में इसकी चर्चा की है कि हिंदू मुसलमान करने से क्या होगा। जी रिपीट कर देते हैं यहाँ पे भी कि आप सोचिए कि गठबंधन के जो नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू, क्या राजनीति करेंगे इसमें, क्या कहेंगे अपने मतदाताओं को कि उनकी जो बड़ी पार्टनर है वो ये कह रही है कि सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं इस देश में। कौन सी राजनीति करेंगे अजीत पवार महाराष्ट्र में। तमाम इनके जो गठबंधन के दल हैं, अकाली दल आपको मालूम है कि जो गठबंधन में नहीं भी है उसने भी इसके खिलाफ जो है बयान दिए हैं। जी तो बहुत सारे, जैसे जेडीएस कर्नाटका में देवगौड़ा साहब क्या मुंह लेके जाएंगे। पिछली बार विधानसभा में उन्होंने 15 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिए थे, 15 के 15 हार गए। कैसे जाएंगे ये लोग मतदाताओं के बीच ये कहते हुए कि सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं इस देश में। नुकसान होगा बहुत। ऐसे कौन से लोग, बुद्धिजीवी और तमाम सारे लोग इनका वो साथ देंगे जिन्होंने 2014 में इनको प्रमोट किया था। कौन से उद्योगपति इनके साथ आएंगे इस एजेंडा पे। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन वो बड़ा सेल्फ गोल 400 पार का नारा और 400 पार के नारे से उपजी हुई तमाम सारी जो नैरेटिव है, खासकर आरक्षण खत्म करने का। जी अब इसमें और दूसरी चीज क्या हो रही है कि फोकस आपका चला गया पूरा का पूरा कांग्रेस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल गांधी पे। बड़े खुश है इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल, ममता बनर्जी पे कोई हमले नहीं हो रहे, जी तेजस्वी यादव आराम से कैंपेन कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे कोई परेशानी नहीं है, उद्धव ठाकरे पे कोई परेशानी नहीं है, सब मजे से अपना उनका कैंपेन चल रहा है। ये ओवर फोकस है कांग्रेस पार्टी पे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कर रहे हैं इसको लेके बहुत सारी लोगों में अलग अलग राय है। मेरी राय है कि ये मजबूरी में किया है
और इसका बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को या मोदी साहब को नहीं मिलने पा रहा। राजीव जी, बहुत ज़्यादा फायदा मोदी जी को या बीजेपी को आने वाले समय में जो कुछ कर रहे हैं इसका नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच जो कुछ हो रहा है, जैसे सूरत की घटना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरत की तरह सूरत से पहले हमने देखा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या कुछ हुआ था। बाद में उसमें इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ आया फैसला वो बिल्कुल आंखें खोलने वाला फैसला था, और मुंह की खानी पड़ी थी उस समय बीजेपी को। और ऐसा ही अब सूरत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूरत में बीजेपी प्रत्याशी को जीता हुआ बता दिया गया। कांग्रेस का प्रत्याशी अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो शायद बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन इससे देश का जो लोकतंत्र है वो कैसे बचा रहेगा। संविधान की बात करते हैं बीजेपी के लोग, कहते हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें लेके लाइए और हम संविधान बदल देंगे। क्या ये देश उसी दिशा में, उसी तरफ जा रहा है? एक चिंता ये भी है। एक तरफ जो प्रशांत टंडन जी आप कह रहे थे, और हम लोग शुरुआत में मैं भी कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ये चुनाव जो है स्वस्थ तरीके से हो तो वो चुनाव किस दिशा में जाएगा। लेकिन सूरत का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सामने लाया जाए तो फिर परिस्थितियां कुछ बदलती हुई दिखाई देती हैं, और एक भयावह तस्वीर सामने आती है। उस तस्वीर को जरा एलोबरेट करने की जरूरत है। आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि सूरत की तस्वीर कितनी डरावनी है, और इसके बाद, और ये अगर ऐसा है 1.5 महीने अभी और चुनाव होना है, तो क्या और भी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए हम तैयार रहें, ये उम्मीद करें हम, या यहां से ये हम उम्मीद करें कि जैसे इलेक्शन कमीशन कुछ करे, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो? इन तमाम चीजों को कैसे देखा जाए, किस हिसाब से देखते हैं आप? ये बात तय है कि पहला जो दौर का मतदान हुआ जिसमें सबसे ज्यादा सीटें थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके दलों को अपेक्षित सफलता ना मिल पाने की संभावना से बीजेपी भयभीत है। बीजेपी का भयभीत होने का सबसे बड़ा पहले भी कारण था, क्योंकि पहले जो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन में टूट हो, लेकिन ऑलमोस्ट जैसा हम देख रहे हैं कि लगभग देश की 475 सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग 1 to 1 फाइट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कम से कम 2 या 3 जगह विभाजित हो। कुछ जगह उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ऐसा पंजाब में और उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास किया है, मध्य प्रदेश में भी किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जिस प्रकार से कलई खुल चुकी है, उनके सभाओं में लोग नहीं आ रहे, जिस प्रकार का कोई अंडर करंट नहीं है उनके लिए, इससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है जो 475 सीटों पर 1 to 1 हो गया। दूसरा, कांग्रेस ने मन मारकर अभी तक की सबसे न्यूनतम सीटों पर चुनाव लड़ना भी स्वीकार कर लिया, केवल इसलिए कि किसी भी तरीके से ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार को हटाया जा सके। तो ये एक संकट था। मैं यहां पर एक इंटरव्यू का जिक्र करना चाहूंगा जो एक दूसरे चैनल पर है, और आप सभी लोग जानते होंगे नरेश सिरोही जी को। नरेश सिरोही जी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। वो लंबे समय तक दूरदर्शन पर किसान वाला जो शाम को लोकप्रिय कार्यक्रम आता है उसके प्रस्तुता थे। वो सबसे बड़ी चीज की इस सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था दूरदर्शन का किसान चैनल, उसके फाउंडर और ड्रीमर थे वो। अभी सिरोही जी ने नीलू व्यास को एक चैनल पे इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत स्पष्ट बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है और वेस्टर्न यूपी में उसकी बुरी हालत हो चुकी है। नरेश सिरोही वेस्टर्न यूपी के बड़े नेता माने जाते हैं, और पिछली बार भी जब किसान आंदोलन में मध्यस्थता की जरूरत पड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सहजता से इस्तेमाल किया था। नरेश सिरोही क्या एक जो विस्फोटक इंटरव्यू है वो इस बात का गवाही है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी में ग्रामीण अंचलों में उतनी अच्छी स्थिति उनकी नहीं रही और शहरी अंचलों में वोट कम पड़े। अब यही जो बात थी पहले दौर के मतदान अच्छा नहीं होने की, उसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि अब किसी भी तरीके से हम येन केन प्रकारेण चुनाव जीते। और येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने का तरीका यही होता है कि सूरत वाला कांड हुआ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, सूरत में जो भी हुआ
वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये तो यह है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप ही जीतेंगे, आप ही हारेंगे, लेकिन हम इसके अंदर कांग्रेस या विपक्षी दलों की उतनी ही गलती मानते हैं जितनी धूर्तता और क्रूरता भारतीय जनता पार्टी की मानते हैं। जब कांग्रेस का कैंडिडेट अपने प्रस्तावक में अपने बहनोई का, अपने बिजनेस पार्टनर का नाम रख रहा था, जब डमी कैंडिडेट में भी उसने अपने भांजे का नाम रखा, क्या कांग्रेस के पास में वहां पर लोग नहीं थे क्या? और उसको अवॉइड किया गया। तो ये जो चीज है, इसके कारण हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है इस मामले में कि वो सतर्क नहीं रही, और वो भी गुजरात सरी के राज्य में। तो ये एक शर्मनाक स्थिति है, और इसके लिए कांग्रेस को आगे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खजुराहो आप देख चुके थे, अभी खजुराहो में यही किया था उन्होंने, तो भी सतर्क नहीं हुए, है ना। तो ये मेरा एक सोच है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को इसमें सतर्क होना पड़ेगा। और ये बात सही है कि एनडीए की स्थिति नाजुक है, इसलिए वो इस तरीके के कर्म में लगे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एनडीए की स्थिति नाजुक है। एनडीए मतलब बीजेपी मान लीजिए, क्योंकि उसके अलावा, बीजेपी के अलावा कोई भी मजबूत वैसा दल यहाँ नहीं है, एक नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो। और उस हिसाब से आप देखिए तो यहाँ बीजेपी, और बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी पिच बनाने की कोशिश में पिछले 2 दिनों से, और फर्स्ट फेज के मतदान के बाद से तो ज़्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, उतर आए हैं अपने हेट स्पीच पे। बिल्कुल ये सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब बीजेपी उससे भी घबराई हुई है। और 2 दिन पहले राजस्थान पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी, वहां जो बातें करते हैं आज फिर उसमें और मिर्च मसाला डालते हैं और उसको और आगे बढ़ाते हैं। और आज तो उनका साथ देते हुए गृह मंत्री अमित शाह, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, ये सब एक साथ नजर आते हैं। कैसे देखा जाए इसको, किस हिसाब से आप देखते हैं? और इस पिच पर क्या नरेंद्र मोदी जिस नैरेटिव के साथ अब अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें ये देश उनकी राह पे चलता हुआ दिखाई देगा? वोटर्स कैसे हैं? वोटर्स का मिजाज 2014 वाला है या 2024 में बहुत कुछ बदल चुका है? अनिल सिन्हा जी, देखिए, ये आपने सही शुरू में ही कहा क्या कि गुगली जो कांग्रेस की है उसमें वो फंस गए। अभी तक क्या कर रहे थे वो, कि कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस रेस्पॉन्ड, आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल, हाँ, कांग्रेस रिस्पॉन्ड करे उनके इश्यूज पे। लेकिन राहुल गांधी ने और कांग्रेस, जो भी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सब लोगों ने ये ध्यान रखा कि अपने अपने ही मुद्दे पर रहेंगे। वो आप देख रहे होंगे क्या कि राम मंदिर के की प्राण प्रतिष्ठा और सब में उन्होंने कोशिश की कि इनको घेरे उस मुद्दे पर, उसी में ले जाए, लेकिन वो में नहीं गए। अंत में ये जो संविधान वाला मामला आ गया है, ये है कि घसीट कर ले आए उनको उस मुद्दे पर। लेकिन है कि अब क्योंकि नीचे तक जो आप सही, आप सब लोगों का आकलन है कि जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन आया है उसमें उन लोगों को दिक्कत लग रही है, और जो वोटिंग कम परसेंटेज कम आया है उसको जो एनालिसिस अब तक आ रही है, और निश्चित तौर पर उनके लोगों ने भी एनालाइज किया है, उसमें ऐसा है कि उनके मतदाता, मतलब उनको मत करने वालों की कमी थी, इधर के लोगों का ऐसा नहीं था। तो ये उनको बहुत दिक्कत वाली स्थिति है। अब उसको वो चाह रहे, देखिए एक चीज तो आप समझ लीजिए कि मैं इस बात से कभी सहमत नहीं रहा कि बीजेपी ने अपना कॉमनल एजेंडा छोड़ दिया। वो जब इसका जरूरत इसकी पड़ती है, अब पूरे 10 साल का देखिए, उन्होंने मॉब लिंचिंग से लेकर के जो माहौल बनाना होता है, जो ये क्या कहते हैं, लोगों का के पैशन को उभारना है, नफरत को क्रिएट करना है, एक बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उन्होंने एक बड़ा तबका आप कहेंगे जो तैयार कर दिया, जो कि जिसको अंधभक्त लोग कहते हैं, लेकिन वो असल में कॉमनल और ये एलिमेंट है, लोकतंत्र विरोधी एलिमेंट। तो वो सब करके किया हुआ लगातार किया है, लेकिन उसके अलावा फिर विकास का नाटक चला, लेकिन ये दोनों काम नहीं कर पा रहा था। अब आ गया जब संविधान का लोगों को लगने लगा है, और ये निश्चित तौर पर ये विश्वास दिलाने में, और सच्चाई भी यही है कि जिस तरह से उन्होंने तोड़ मरोड़ किया है संविधान के साथ, लैटरल एंट्री हो रही है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार जो है
ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को उन्होंने सबको प्राइवेटाइज कर दिया है। इससे आरक्षण बहुत कम हो गया, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी मिलने में जो मिल भी रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में है जिसमें कि आरक्षण नहीं है। तो ये बात नीचे तक अब लोगों को लग गया है कि संविधान में फेरबदल वो कर सकते हैं। और दलितों के बीच में तो मैं छोटे छोटे संगठनों को व्हाट्सएप आते रहते हैं जिनका चुनाव से संबंध नहीं है, लेकिन ये बात फैल गई है कि आरक्षण जो है जा सकता है, संविधान ये बदलेंगे। और आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही लग रहा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो या सारा कुछ हो, वो दिख करके लग रहा है। ये मुद्दे पर अब उनको रिस्पॉन्ड करना, आप लगातार आप देख रहे हो कि अमित शाह कई दिनों से बोल रहे थे कि कोई आरक्षण कैसे हम उसको मजबूत करेंगे, और इस संविधान के बारे में प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे। तो ये जो मुद्दा आ गया है, ये मुद्दा लेकिन उनके पक्ष में नहीं है। ये दो उन्होंने गोवा वाला उदाहरण दे करके और गोवा के एमपी में वो दोनों गलत बयानी का सहारा हर जगह ले रहे हैं। जाति जनगणना को जोड़ रहे हैं कि वो संपत्ति की जांच करेंगे और उसको दे देंगे। ये मतलब सोचिए कि एक प्रधानमंत्री के लेवल से इस तरह की बात आती है, कितना दुखद है। दूसरा, फिर उन्होंने दोनों को कोट किया है कि वो जो है संविधान बदलने की बात मतलब संविधान के खिलाफ है, और वो जो साउथ के एमपी का एक जिक्र वहाँ गोवा वाले का किया है। वो दोनों अलग कंटेक्स्ट में है जिसका कोई मतलब नहीं है। वो एक डबल सिटीजनशिप का मामला, जो डुअल सिटीजनशिप का है, उसके संदर्भ में बात हुई थी। उसमें कोट किया है वो गोवा के एमपी ने, जो प्रत्याशी हैं, कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि ये जो मुद्दा है, ये स्पेसिफिक मुद्दे के लिए वो उसमें संवैधानिक अगर होगा तभी इस पर विचार होगा। ये खुद ही कोट किया है जिस भाषण का संदर्भ दे रहे। तो ये है कि तोड़ मरोड़ करके वो चाहते हैं ये विश्वास दिलाना कि संविधान का आरक्षक हम हैं, जो कि अनलाइक है बीजेपी के लिए। बीजेपी अभी अब कह रही है कि संविधान का रक्षक है, ये कहने की उनकी नौबत आ गई है। तो इसका मतलब है कि मुद्दा यहाँ तक आ गया है। और जो स्थितियां अब दिख रही है कि साउथ में तो साफ है पहले से, नॉर्थ में जो अभी जो फर्स्ट फेज हुआ है उससे जो लोगों का अंदाजा है कि बहुत बुरी स्थिति में है बीजेपी। और ये मेरा अंदाजा ये है कि सेकंड फेज के लिए भी कोई टेम्पो ये बना नहीं पा रहे। ये जो कर रहे हैं इससे और उनकी इज्जत, मतलब उनके जो गरिमा है प्रधानमंत्री पद की, वो भी गिरा रहे हैं और अपने प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। जी, अविश्वास भी पैदा कर रहे हैं। ये जो आखिरी सेंटेंस आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अविश्वास पैदा कर रहे हैं अपने प्रति, तो ये वोटर्स किधर जा रहे हैं? राहुल लाल जी वोटर्स के बीच लगातार रह रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। राहुल लाल जी से बेहतर और कौन बताएगा? राहुल लाल जी, क्या ये अविश्वास पैदा हो रहा है जो आखिरी सेंटेंस है हमारे साथी अनिल सिन्हा जी का? नहीं, देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसे खुद उनके पार्टी के लोग और सामान्य जनता के बीच में कहें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आबादी भारत में बिल्कुल मिल के रहती है। और राहुल गांधी ने जो प्यार का पैगाम दिया है, वो प्यार के पैगाम के सामने में प्रधानमंत्री जी खुद खुलकर इस तरह का नफरती भाषण दे रहे हैं, ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो एक घबराहट की चिंता थी कि भाई प्रथम फेज में वो पीछे हो गए, ये तो उनके बयान से ही स्पष्ट हो गया। आखिर चूंकि प्रथम फेज के चुनाव के प्रचार के दरमियान में प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया, लेकिन अगर वो चुनाव जैसे खत्म होता और सेकंड फेज में आते हुए प्रधानमंत्री जी को मुस्लिमों को लेकर इस प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं, वो जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगाता है। राजीव जी खुद अगर अपने ही आंकड़े जो 10 साल में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े अगर प्रधानमंत्री जी देख लेते, देखा ही होगा उन आंकड़ों को, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय ने अपने जनसंख्या में अप्रत्याशित तौर पर कमी की है। और उनको चाहिए था कि इस समुदाय को इससे प्रशंसा करते कि सैल्यूट करता हूं मुस्लिम समुदाय को कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त जनसंख्या नियंत्रण में अपनी भागीदारी दी है, शामिल की है। उसको जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगा रहे, कौन मानेगा इसे? और इतना घटिया किस्म का आरोप कि कांग्रेस का जो हम लोगों ने घोषणा पत्र देखा है, देखिए उसमें केवल और केवल न्याय के बारे में बातचीत है, और कैसे बेतुके किस्म के आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री देश को जो विश्व गुरु बनाने के लिए चले थे, लेकिन भारत को पूरे दुनिया में उन्होंने काफी, मुझे लग रहा है कि इस अकेले बयान से पूरे दुनिया क्या सोच रहे थे भारत के बारे में, कि भारत के प्रधानमंत्री अपने ही देश के, जब वो नारा लगाते हैं कि 140 करोड़ भारतवासी, उसमें से बड़े हिस्से के बारे में कैसी टिप्पणी करते हैं? भारत के सबसे बड़े, सबसे पुराने विपक्षी दल को लेकर उनके मन में कैसी स्थिति है? आप चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रतिस्पर्धी से प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है राजीव जी।
यही कारण है कि प्रथम फेज में चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, इनका 1-2 सीटों पर खाता खुल जाए तो उसी में खुशी मना लेंगे। पश्चिम बंगाल, जहां पे कि उत्तरी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत करके पकड़ बनाई थी, उस हिस्से पर भी इनके पकड़ खत्म हो गए। राजस्थान में इनकी स्थितियां इनके अनुकूल नहीं है, ना फर्स्ट फेज में इनके लिए अनुकूल था, ना सेकंड फेज में इनके लिए अनुकूल होगा। मध्य प्रदेश का भी फर्स्ट फेज इनके लिए बुरा रहा है। तो मैं जहां जहां जिन हिस्सों में गया हूं, इनके उन हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी बुरी रही है और प्रधानमंत्री का यह बयान घबराहट का बयान है। अब आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री कैसे विश्वास दिलाएंगे कि देशवासी विश्वास करें उनके ऊपर कि वो संविधान में बदलाव नहीं करेंगे। जो आपने चर्चा भी हम लोगों ने छेड़ा कि जो चंडीगढ़ का मामला था, चलिए वो तो एक छोटा इलेक्शन था, लेकिन मध्य प्रदेश में इन्होंने केवल समाजवादी पार्टी का एक तरह से देखे, वहां पे इन्होंने नॉमिनेशन खारिज किया था, लेकिन धीरे धीरे इनका इस प्रकार से गलत काम करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए, संविधान के मूल्यों का हनन करने में कितना प्रोत्साहन महसूस किया कि सूरत में कांग्रेस का तो कैंसिल किया ही किया, तमाम बाकी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन जो कि वापस दिलवा दिया। क्या वहां के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था राजीव जी? अगर वहां पे जो लोग उनसे असहमत थे वो अब अपना वोट कहां पे देंगे? वो अपनी आजादी के अपने बारे में जो अभिव्यक्ति कैसे प्रकट करेंगे? यही बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि ये देश का आखिरी चुनाव है। तो कांग्रेस के तमाम बातों को जो कांग्रेस अब तक कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी मोहर लगा के उसको समर्थन कर रही है कि हाँ कांग्रेस बिल्कुल सही चीज कह रही थी। और सूरत के घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया राजीव जी कि ये देश का, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो ये देश का आखिरी इलेक्शन है। आगे वो भविष्य में इलेक्शन ये है वो सूरत वाला इलेक्शन और चंडीगढ़ वाला इलेक्शन ही दिखेगा। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का हेड स्पीच दिया है, क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना? नहीं करेगा कोई कार्रवाई, क्योंकि आपने संवैधानिक संस्थाओं को पहले ही उनके ऊपर भारी दबाव डाला और उनको तोड़ मरोड़ के रख दिया। यही आरोप तो राहुल गांधी लगातार लगाते हैं उनके ऊपर जी। आज जमीन पे स्थिति यह है कि ना तो इनके साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ना इनके साथ जो है कि दलित वर्ग है, और जिस तरह से हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल में डाल दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी चीज के, वो एक तरह से अनुसूचित जनजाति के जो है कि वो बड़े नेता हैं, उन लोगों के बीच में भी संकेत खराब गए। लोगों को सीधा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब इनके अधिकारों का हनन और चंद पूंजीपतियों के इनके सारे जल जंगल जमीन छीन के चंद पूंजीपतियों को दे देना। ये जो मैसेज जा रहा है ये काफी खतरनाक मैसेज बीजेपी के लिए है। और उसके उत्तर में प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से अपने ही पैर पे और कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का जो कहते हैं ना कि आपने लिखा है कि कांग्रेस के गुगली में फंस गए मोदी जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे अर्थव्यवस्था में एक दुष्चक्र चलता है राजीव जी। बीजेपी प्रथम चक्र में उनको वोट कम मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री ने गलत बयानी दिया, अब उनको वोट और कम मिलेगा, तो वो एक अलग से दूसरे ही दुष्चक्र के नैरेटिव में फंस रहे हैं। अभी तक जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि एनडीए 150 के आसपास सीटें पा सकती है, बीजेपी पा सकती है, वो तब धीरे धीरे लग रहा है कि जैसे जैसे अगले चरण के चुनाव की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे वो सीटों की संख्या कहीं 100 से नीचे ना हो जाए। आज के समय में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये परिस्थितियां वैसी बन रही हैं। बिहार में अगले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का खाता खोलना मुश्किल है। मतलब जिस राज्य में आप नजर डालिए स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि बीजेपी की उल्टी गिनती चल रही है। यही कारण है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डरती है। और चुनाव होने से जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या तमाम तरह की चीजें हुई, कैसे सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होनी थी और उसके जस्ट पहले उन्होंने जो है इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए। तो इनके हाथ से तमाम तरह की चीजें राजीव जी निकल रही है। और राहुल गांधी के तमाम वाक्य जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कही थी वो एक एक वाक्य सही हो रहा है। देश की जनता आज मजबूती और चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ी है। और वही कारण है कि टीम इंडिया बहुत तेजी से इस पूरे इलेक्शन के रेस में हावी है और बीजेपी बिल्कुल अब सिकुड़ते हुए नजर आ रही है। वो सिकुड़ते हुए कहां चली जाएगी आज हम और आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं राजीव जी। ये एक बात। पैरेलली दूसरी बात वो भी आप कह रहे हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया है, और ये सूरत की घटना उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर कब्जे वाली बात है तो फिर क्या ये जो कुछ हो रहा है, जनता जो वोट दे रही है, क्या वो उस रिजल्ट में तब्दील होगा? एक सवाल ये भी उठता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करते डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। सूरत की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना उस लिहाज से क्योंकि कैसे आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेट स्पीच है सीधे सीधे। आप चुनाव के दौरान सीधे
और अभी बहुत सही राहुल लाल जी ने जो आंकड़े रखे वो वही आंकड़े कल आप याद कीजिए कि परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों को मैं रख रहा था इसी कार्यक्रम में कि कैसे मुस्लिम समुदाय ने जनसंख्या पे कंट्रोल किया है, गिरावट आई है पिछले 1 दशक में। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई स्टार प्रचारक सेकेंडरी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके पास ये सब आंकड़े आते होंगे। उसके बाद भी आप मुस्लिम समुदाय की आबादी से लेकर के उन तमाम बातों को यहां रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा देती है। तो कैसे क्या माना जाए? और इसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग में अपनी बातें रखता है, शिकायती पत्र देता है वहां, और आज 24 घंटे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं इस डेलीगेशन के जाकर के मिल के आने के बाद से। हालांकि और उसके बाद कार्रवाई नहीं, और प्रधानमंत्री पहले अकेले बोल रहे थे, अब उनके साथी भी बोलने लगे हैं, 2 कदम आगे बढ़ के बोलने लगे हैं। तो इस चुनाव को अब किस दिशा में जाते हुए देखा जाए, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? राजू जी देखिए, इसमें कुछ बातें तो बड़ी स्पष्ट है कि हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जो उम्मीदवार या प्रचारक है वो कुछ बोलते हैं तो उसका सारा जो ठीकरा है वो फोड़ दिया जाता है कांग्रेस पे। जैसे अभी ये सबसे बड़ी जो बात हो रही है कि क्या संविधान बदल दिया जाएगा, जिसके लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अमित शाह जी ने भाषण दिया कि इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा है या विपक्षी दलों की ओर से फैलाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है कि आप नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का भ्रम रहे तो आप पहले अपने जो कार्यकर्ता हैं, आपके अपने जो उम्मीदवार है, जिसमें ज्योति मिर्धा भी है, लल्लू सिंह भी है, इन लोग जो बात कर रहे हैं, अरुण गोविल है कि भाई हमें संविधान को बदलना है इसलिए आप हमें 400 का वोट दीजिए, तो सबसे पहले आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए। आप उन लोगों से ये कहलवाइए या आप ये अपने लोगों को बात कराइए और लोगों के सामने स्पष्ट कीजिए कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह परेशानी हो रही है कि अब जैसे कल भी मैंने बात की थी कि दरअसल जो संवैधानिक संस्थाएं जो कमजोर हुई हैं उसका शरण हम देख रहे हैं, लगातार कितने कमजोर कर दिया गया है। जो कल की मैंने जो आपको एक उदाहरण दिया था उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ताकि दर्शक जान लें कि 1987 में डॉक्टर रमेश प्रभु विले पार्ले का उपचुनाव लड़े, वो जीत गए और उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो वहां पर जो है प्रभाकर कुंटे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको विजयी घोषित किया गया। और चूंकि बाल ठाकरे का वो भाषण था, बाल ठाकरे ने कहा था कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं और हमें मुस्लिम वोटों से कोई लेना देना नहीं है। अब आज के समय में देखिए कितना अब लगता है कि वो कितना माइल्ड किस्म का वो उनका बयान था, लेकिन इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी वो तो दी है डॉक्टर रमेश प्रभु को, जो शिवसेना के उम्मीदवार थे। बाल ठाकरे का मताधिकार 6 वर्षों के लिए छीन लिया गया था। अनिल जी को घटना याद होगी, और 6 साल तक जो है बाल ठाकरे जो है वोट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो किसी पद पर नहीं थे। तो एक वो हमने देखा था, वो काल था, तो बहुत ही स्ट्रांग किस्म की जो संवैधानिक संस्थाएं हुआ करती थी। यहीं पे हमने शेषन को देखा है, टीएन शेषन को, जो कहा करते थे कि मैं आई ईट पॉलिटिशियंस इन माई ब्रेकफास्ट, मैं राजनीतिज्ञों को अपने नाश्ते में चबाता हूं, ये कहा करते थे शेषन। और आज क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी घटना, बहुत ऐतिहासिक घटना है, और मैं देखता हूं कि कितनी सिमिलरिटी है, कितनी समानता है। ठीक 100 साल पहले, लगभग 1920-21 के आसपास, 1919 से लेकर 1922 तक हमने इटली में मुसोलिनी का राइज देखा था। वो बहुत पावरफुल होते गए थे। और 1924 में देखिए, ठीक 100 साल पहले 1924 में जब चुनाव लड़ा गया तो लगभग 60% वोट मुसोलिनी की पार्टी को मिले थे, नेशनल फासिस्ट पार्टी को। अद्भुत समानता है। और उस समय भी वहां जिसको चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहा जाता है राजीव जी, उसमें 535 वहां पर सीटें थी और वहां पर बहुमत पाने के लिए 268 सीटें पानी थी। हमारी संख्या से काफी मिलती जुलती है, हालांकि वहां पे संख्याएं बदलती रहती है, जैसे हमारे यहाँ तो स्टैटिक होती है, वहां बदल जाती है। और ठीक उसके बाद तीसरा जो चुनाव हुआ, जो 1929 में हुआ, 1929 पहुंचते पहुंचते मुसोलिनी ने यह व्यवस्था कर दी कि उनकी अपनी पार्टी के अलावा और कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा। उन्होंने संशोधन ले आए और पूरी की पूरी 400 सीटें, फिर एक और समानता, पूरी 400 सीटें मुसोलिनी की पार्टी जीती, नेशनल फासिस्ट पार्टी, और लगभग 98.43% वोट अकेले उसको मिले। क्यों? क्योंकि कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं।
तो ये चीज जो 400 पार का नारा मुझे उस घटना की याद दिलाता है। और उसके बाद दुनिया का क्या हश्र हुआ। आप किसी भी नेता को या किसी भी शासक को इतनी ताकत दे देंगे, तो ये लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि ऐसा पावरफुल नेता आपके लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा। और जब लाइबिलिटी होगा तो केवल आपके लिए नहीं होगा, हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए लाइबिलिटी हो जाए। मुझे तो ये डर है। तो इस नारे को मैं बहुत ही आशंका भरी निगाहों से देखता हूं। मुसोलिनी ने भी यही व्यवस्था की, कोई विपक्ष नहीं, विपक्ष मुक्त इटली, लगभग वही यहाँ पे विपक्ष मुक्त भारत। तो अब ये लोगों को सोचना है कि क्या आप 400 सीटें देना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि 400 सीटें देने का मतलब क्या होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए तो अब इसको भी लोग जो है काट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। दीपक जी, बात लोगों की तो हो ही नहीं रही है। लोगों ने तो पहले फेज में बता दिया कि ये चुनाव किस डायरेक्शन में जा रहा है। सवाल ये है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जो काम कर रही हैं, सूरत की घटना, खजुराहो की घटना और उससे पहले चंडीगढ़ की घटना, ये किस दिशा में इस चुनाव को लेके जा रही हैं, इससे क्या अनुमान लगाया जाए। ये है जनता जो है उसने फर्स्ट फेज में 19 तारीख को बता दिया है। सुबह से दिन का नजारा आप देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा, आज का दिन कैसा होगा, सुबह सुबह आपने देख लिया। लेकिन ये जो शुरुआत है 19 तारीख, यहां बात उसकी नहीं हो रही है। सेकेंड फेज में भी वैसी ही खबर आ रही है। अभी कह रहे थे राहुल लाल जी कि बिहार की जो 5 सीटों पे अभी चुनाव होना है, 5 की 5 सीटें विपक्ष के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, सेकेंड फेज की बिहार की। और इधर राजस्थान की बात वही हो रही है, उधर केरल में आप जान रहे हैं 20 की 20 सीटें। उसके बाद आप कर्नाटक में देखिए, वो स्थिति नहीं है जो 25 सीटें लेके आई थी बीजेपी पिछली दफा। तो और ये सब अभी होना है दूसरे फेज में। तो जनता और मुसोलिनी, यहां बात उसकी है ही नहीं, हिटलर की बात ही नहीं है ही नहीं। बात यहां है कि आज की तारीख में अपने देश में जो कुछ चल रहा है, इसमें कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच के बाद भी चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। सवाल यह है दीपक जी। निश्चित रूप से जी यही मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार से एक शासक अपने पक्ष में व्यवस्था पूरी की पूरी बना लेता है। मैं उसी का संयोग और उदाहरण आपको दे रहा हूं। आपने पूछा सूरत का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, तो सूरत का जो चुनाव है, वहां का जो मामला हुआ है, वो इसी दिशा में जा रहा है राजीव जी, कि पूरी की पूरी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो जाए, ये लोग समझने लगे हैं। इसी का असर हमको पहले चक्र में दिखा है और शायद सेकंड में भी दिखेगा। और केवल यहां नहीं, देखिए इनकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की 2-3 राज्यों से ही बच गई है। एक शायद उनको लगता है गुजरात, उत्तर प्रदेश, लेकिन वहां से भी जो सर्वे की खबरें आ रही, वो भी ऐसी आ रही है कि पहले 2019 की सी स्थिति वहां पर नहीं रहेगी। ये भी बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए कई तरफ से घिर रही है। अब उनको बचाने वाले जो है एक केवल चुनाव आयोग रह गया है, और दूसरे उनकी अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो है वो लगातार किसी प्रकार से कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को या किसी और को गिरफ्तार करके रखे उसको। इससे ज्यादा अब कुछ नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से आप गुगली कह रहे हैं, गुगली में फंसे नहीं, बवंडर में फंस रहे हैं मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो ऐसा लगता है दक्षिण से भी तूफान उठ खड़ा हुआ है और आप पूर्व और पश्चिम से भी उठ खड़ा हुआ है। आप पूर्व में जाइए तो बिहार और बंगाल में क्या हाल है वो आप देख लीजिए, और महाराष्ट्र पश्चिम से भी आ रहा है। धीरे धीरे जो है ये बवंडर का एक और जो झोंका आएगा वो शायद ऊपर से आएगा, उत्तर से, वो देखना बकाया है। अगर ऐसा होता है तो बवंडर में फंसते जा रहे हैं। गुगली में तो चलिए ठीक है कि आप आउट होकर कम से कम पेविलियन तक तो लगड़ाते उड़ाते पहुंच सकते हैं, लेकिन बवंडर में फंसे तो कैसे बाहर निकलेंगे, ये देखने की बात होगी। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं, क्या आप जरा आते हैं उस दिशा में? चलिए, नरेंद्र मोदी जितने हेट स्पीच देते हैं, मतलब एक दूसरा जो पहलू है उसको सामने रखते हैं, और वो पहलू ये है कि जनता निकल के विरोध में वोट दे रही है। फर्स्ट फेज़ के जो सर्वे आ रहे हैं, इंटरनल सर्वे आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पहले फेज में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। दूसरे फेज में अब देखेंगे क्या कुछ हुआ। अगर इस दिशा में जाते हुए चुनाव को देखा जाए तो ये चुनाव आखिरी पायदान तक आते आते किस दिशा में, यानी कि यहाँ से अब आउट, यही माना जाए। नरेंद्र मोदी की तमाम हेट स्पीच, बाकी जितने हिंदू मुसलमान कर लें, मुस्लिम लीग कर लें, मांस मछली कर लें, मंगलसूत्र कर लें, मुसलमानों की आबादी कर लें, जितनी बातें कह लें, आरक्षण
ख़त्म नहीं करेंगे, वहाँ तक अब आ गए हैं। पहले संविधान ख़त्म नहीं करेंगे ये भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी पे आ जाएं और सब करने के बाद भी चुनाव हाथ से निकल गया या जल्दबाजी है? नहीं राजीव जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। चुनाव हाथ से निकल चुका है और ये मोदी जी खुद बता रहे हैं कि चुनाव हाथ से निकल चुका है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये उनकी भाषा बता रही है कि चुनाव हाथ से निकल चुका है। और राजीव जी जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं ये कहती हैं कि प्रथम चरण में दहाई नहीं पार कर रही है बीजेपी। सूचनाएं तो ये है, दहाई में नहीं आ रहे हैं, इकाई में ही रह रहे हैं प्रथम चरण में। और यही झल्लाहट और बौखलाहट जो राजीव जी और मोदी जी की दिखाई पड़ रही है उनकी भाषा में, क्योंकि प्रथम चरण जैसे ही हुआ है और सूचनाएं पहुंची हैं, उसके बाद आप देखिए मोदी जी के सुर एकदम से बदले हैं, अपनी पे आ गए हैं मोदी जी एकदम से। तो मोदी जी जो कर रहे हैं राजीव जी, ये साफ तौर पर बता रहा है कि चुनाव हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। अब वो कितना भी समेटने की कोशिश करें, समेटने वाला नहीं है, क्योंकि वो जितना इस तरीके का वो प्रयास करेंगे तो वो और नीचे ही गिरते चले जाएंगे जी। तो चूंकि राजीव जी कमल जो दलदल में खिला करता है, तो दलदल की एक खूबसूरती ये भी है कि दलदल में कमल तो खिलता है, मगर आदमी जब दलदल में गिरता है तो उसमें से जब वो निकलने की और छटपटाहट करता है, हाथ पैर मारता है, तो दलदल में और धंसता चला जाता है। तो मोदी जी जो है वो उसी तरीके से कीचड़ में खड़े होकर के हाथ पैर अब चला रहे हैं कि वो और दलदल में धंसने वाली बातें कर रहे हैं। तो कुल मिला के मोदी जी अब जो कर रहे हैं और जहाँ पे उतर आए हैं मोदी जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी को और दलदल में धंसाने वाला है। कमल इस दलदल में अब नहीं खिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो सूचनाएं हैं राजीव जी, जिस तरीके से देश भर से खबरें आ रही हैं और जनता जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, आप देखिए कि रैंडमली आप जाकर किसी आदमी से बात कर लीजिए और आपके पास अगर कैमरा नहीं है और माइक नहीं है, तो आदमी खुल करके जो मोदी जी के लिए सुशोभित सुनाने लगता है जी। लेकिन जैसा ही कैमरा वो उसको दिखता है या कैमरा है हाथ में, तो उसके सुर जो है वो या तो खामोश हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। तो इसका मतलब जनता तय कर चुकी है कि मोदी जी को अब की जो रास्ता कहाँ का दिखाना है, और मोदी जी भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जनता ने क्या तय कर लिया है कि रास्ता इनको कहाँ का दिखाया जा रहा है। तो ये सारा प्रयास जो है राजीव जी, ये आखिरी प्रयास है किसी भी तरीके से कि थोड़ा सा ऊपर को जाया जाए, शर्मनाक हाल से जो बचा जाए। तो मोदी जी जो कर रहे हैं राजीव जी, वो इस समय सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो शर्मनाक हाल से बचने के लिए और भारतीय जनता पार्टी पे उनका कब्जा बना रहे, उसके लिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सरकार बनाना तो मोदी जी भूल चुके हैं। अब सरकार बनाने की बातें नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अब जो जिस रास्ते पे चल पड़ी है, वो सरकार बनाने का रास्ता है ही नहीं, और वो अच्छी तरीके से जानती है कि सरकार नहीं बन रही है। तो कुल मिलाकर के मोदी एंड कंपनी का प्रयास ये है कि भारतीय जनता पार्टी पे मोदी जी का कब्जा बरकरार रहे, ताकि चुनाव के बाद कुछ लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए दिखाई दें। जब मोदी जी दिल्ली से लौट कर गुजरात जाए, तो गुजरात में कोई फूलमाला लेकर के तो खड़ा रहे। तो कुल मिलाकर के सारा प्रयास जो है इसी के लिए है। बाकी अब झोला जो तैयार है उनका पता नहीं कहाँ है, झोला कहाँ नहीं है, लेकिन जनता ने तय कर लिया राजीव जी कि उनको झोला उनको पकड़ा देना है, लेकिन झोला जनता चेक करेगी। तो जो जनता जो झोला चेक कर रही है कि मोदी जी आप जा तो रहे, लेकिन जब हिसाब किताब देते जाइए 10 सालों में आपने किया क्या है, और उन 10 सालों का हिसाब देने के लिए कुछ है नहीं राजीव जी। तो कुल मिलाकर के जनता की बातें जो मोदी जी समझ चुके हैं, मोदी जी के पास एजेंसियां हैं। अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं ही ना 4 जून तक, तब तक एजेंसियां हैं ही उनके हाथ में, तो उनका जब तक इस्तेमाल करना है तब तक कर रहे हैं। लेकिन 4 जून की शाम को यही एजेंसियां राजीव जी तो एक ही बातें सब करने लग जाएंगी। समय आप देखिए किस तरीके से बदल रहा है। आज जिस तरीके से दिल्ली में मौसम बदला है एकदम से, कितनी तेज गर्मी के बाद, और कितनी सुहानी जो है हवा चल पड़ी और फिर बारिश भी हुई इतनी तगड़ी गर्मी में। तो ये मौसम ऐसी राजीव जी करवट बदलता है, पश्चिमी विक्षोभ जब होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो शुरू हो गया है और मोदी जी जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं कुल मिलाकर। आपकी बातें सुन के कई लोग खुश हो रहे होंगे अमलिंदु जी, जो ये चाहते हैं कि मोदी जी चले जाएं, और आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और मौसम भी बदल चुके हैं। ज़रा फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, यहाँ से ज़रा सेकंड फेज़ की तरफ अगर चला जाए तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? सेकंड फेज़ में कौन कौन से राज्य हैं, ज़रा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और उसके बाद उसकी चर्चा, उसकी समीक्षा ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फर्स्ट फेज़ की तुलना में क्या सेकेंड फेज़ और भी कमज़ोर स्थिति में दिखाई देता है कांग्रेस के लिए, और माफ़ी चाहूँगा बीजेपी के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी। कुल 13 राज्य हैं, 13 राज्य, और इन 13 राज्यों की 88 सीटों पे होना है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है,
इधर आप आइए तो हिंदी पट्टी में राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद उधर दक्षिण का राज्य केरल महत्वपूर्ण है, कर्नाटका है, त्रिपुरा है, जम्मू कश्मीर की जम्मू सीट है। ये सब एक एक करके, और बहुत सारे राज्य, उसमें भी दक्षिण का जो तमिलनाडु है 39 सीटें, उस पर चुनाव खत्म हो गया है। हिंदी पट्टी में ही सबसे ज़्यादा सीटें आई थीं बीजेपी को 2019 में। हिंदी पट्टी का राज्य, और जहां से राजस्थान, जहां से इन्होंने शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने हेट स्पीच की, हिंदी पट्टी और उसमें भी राजस्थान इन्होंने क्यों चुना, ज़रा ये समझना ज़रूरी है। क्या यहाँ से पूरे हिंदी बेल्ट को मैसेज दिया जा सकता है? देने की कोशिश में ये सफल होते हुए नजर आते हैं। प्रशांत टंडन जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए इस वक्त उनके सामने जो चुनौती है वो ये कि इस बदले हुए ट्रैक पे वो कितना कामयाब हो पाते हैं। अब इसमें आप देखिए कि वेस्ट बंगाल है, बिहार है, जहाँ आपने कहा कि बताया, हम लोग सब जानते भी हैं कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन या महागठबंधन बड़ा मजबूत है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देखिए मोदी जी ने दो चीज़ें की हैं, एक तो ट्रैक बदला है और दूसरा जो उनकी नीति एकला चलो रही है कि कोई और कैंपेन नहीं कर रहा है, कोई रीजनल लीडर्स नहीं बने। बीजेपी हिंदुत्व से कम जीतती है, सोशल इंजीनियरिंग से ज़्यादा जीतती है। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर पिछले इलेक्शन 2019 का याद कीजिए, 2014 का याद कीजिए, राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनको कोई नहीं जानता। वो ऐसे नेता नहीं है कि जिनकी बड़ी ख्याति हो। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान एक एस्टैब्लिश्ड नेता थे, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान से बड़ी नेता है, केवल राजस्थान की नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, लेकिन वो तो कैंपेन नहीं कर रही बीजेपी के लिए पूरे राज्य में। छत्तीसगढ़ के आप देखिए कि विष्णुदेव साय, वो नए बने हैं मुख्यमंत्री जी, उनका भी ऐसा कोई राज्यव्यापी छवि नहीं है। तो जो हिंदी बेल्ट है जहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस किया था, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाकी इक्वेशंस कैसे हैं। और आप देखिए कि क्षत्रिय लोग नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं, और मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने कोई बहुत ठोस कदम उठाए हो इस नाराजगी को दूर करने के लिए। इक्का दुक्का बयान होंगे, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जबकि ये कद्दावर नेता है, राजनाथ सिंह तो कद्दावर नेता है, योगी आदित्यनाथ क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए उनकी भी पैठ है। तो क्षत्रियों की नाराजगी बरकरार है, पहले फेज में, दूसरे फेज में भी ये रहेगा। तो ये जो मोदी साहब की जो नीति है कि हम अकेले चलेंगे और किसी को साथ नहीं लेंगे, बड़े नेताओं को हम बैठाएंगे पेविलियन पे, नए लोगों के साथ हम काम चलाएंगे, और एक एजेंडा पे काम होगा, एक की जो हेट स्पीच का एजेंडा है। देखिए इसका एक लिमिटेड असर है जिसपे कि बीजेपी ऑलरेडी अपने पीक पर है। और सबसे बड़ी चिंता इस वक्त बीजेपी की यही सामने आ रही राजीव जी कि उनका जो मतदाता है वो सुनने को तैयार नहीं है उनकी बात। वो बात कर रहा है रोजगार की, वो बात कर रहा है महंगाई की, वो सिलेंडर की बात कर रहा है, वो तमाम और दूसरी बातें कर रहा है। और जो हिंदू CSDS और लोक नीति का सर्वे आया, चुनाव वही हो रहा है। चुनाव रोजगार, महंगाई, संविधान, जातिवार जनगणना
उन मुद्दों पर हो रहा है जिन मुद्दों से मोदी जी भाग रहे हैं। और आप यकीन माने राजीव जी कि तीसरे और चौथे चरण तक आते आते मोदी साहब को नौकरियों पे, महंगाई पर और हो सकता है कि जातिवाद जनगणना पे भी कुछ ना कुछ बोलना पड़े। अभी तक बच रहे हैं। तो ये भी एक उनका एक्सपेरिमेंट है कि इस फेज को, सेकेंड फेज को हिंदू मुसलमान करके देख लेते हैं। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये सिक्का चलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें जितना चल सकता था वो चल गया है। और अगर आप मान लें कि हालांकि राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता ये दोनों अलग अलग हैं, उनका वोट शेयर भी अलग अलग है। अगर हम मान लें कि 37% सब पूरा ही है, तो भी जो अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स है, जो पंकज जी बता रहे थे कितनी सीटों पर अब 1 on 1 है, तो जो अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स है उसको क्रॉस करने के लिए आपको 37% से ज़्यादा आना पड़ेगा। कर्नाटका की स्थिति हम जानते हैं क्या है, वेस्ट बंगाल की स्थिति जानते हैं क्या है कि पिछली बार से इस बार बीजेपी कम परफॉर्म करेगी। और दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ क्या मिलेगा, जो मैं बात पहले कह चुका हूँ कि जब आपका फोकस राहुल गांधी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो और कांग्रेस है जी, आपने तो उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और सबका विरोध करना ही बंद कर दिया है, इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव का। तो जब आप उसका विरोध ही नहीं कर रहे हैं तो उनको एडवांटेज है, क्योंकि नीतीश कुमार तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत एक्टिव है, या बीजेपी के जो वेस्ट बंगाल के नेता है वो क्या ममता बनर्जी को टक्कर या चुनौती दे सकते हैं, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शख्सियत है या शरद पवार की जो शख्सियत है उसको वहाँ के स्थानीय नेता टक्कर दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैं कहूँगा कि रिव्यू मोदी जी को करना पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरी बात देखिए, जिस दिशा में पहला फेज चला गया, कमोबेश यही ट्रेंड आगे तक भी रहेगा। इसमें माइनर करेक्शन इधर उधर के होंगे। आमतौर पे जो टीम पहला गोल मार देती है वो एडवांटेज में रहती है अंत तक। राजीव जी जी जी, जो पहला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। आप कैसे देखते हैं पंकज जी, अब यहाँ से दूसरा फेज़ और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरा फेज़ दोनों पार्ट के लिए, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों के हिसाब से, और पहले फेज़ और दूसरे फेज़ के बीच में जो कुछ चल रहा है इस पर आपकी टिप्पणी ज़रूरी है, वो भी सुनना चाहता हूं। और दूसरा फेज ये कहाँ किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है, ज़रा एक बार फिर से आंकड़े रखना चाहता हूं। 13 राज्य 88 सीटें सेकेंड फेज में, 13 राज्य 88 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 3 सीट, उधर वाला दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट, फिर असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14 सीटें, केरल की 20 सीटें पूरी, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीट और मणिपुर की 1, बाहरी मणिपुर, और फिर राजस्थान की 13 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और त्रिपुरा पूर्व यानी त्रिपुरा की 1 सीट। ऐसे टोटल 88 सीटें हैं। पहले 89 थी, 1 सीट कम बैतूल की हुई हैं जो थर्ड फेज में जा रही हैं। तो ये है टोटल, और इसी में राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी का वायनाड भी इसी में है, और भी कई हॉट सीट्स हैं, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे 26 तारीख को। लेकिन सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज को आपने देख लिया, क्या फर्क, कितना मुश्किल दिखाई देता है, कितना परेशान दोनों पार्ट जो है, दोनों गुट जो है, इंडिया गुट भी और इधर इंडिया ब्लॉक भी और एनडीए ब्लॉक भी, कैसे आप देखते हैं इसको? राजीव जी, जो दूसरे फेज का चुनाव है वो एनडीए के नजरिए से सबसे कमजोर जगह है, और उसका कारण ये है कि इस फेज में जो जिन जगहों पर चुनाव है
वहां पर बहुत सारे अधिकांश ऐसी जगह है जहां पे मुस्लिम एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, और इसीलिए सोचे समझे साजिश के तहत मोदी जी ने इसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। राजस्थान में कल उन्होंने एक इनडायरेक्टली भाषण में बोला कि हम जब तक एक रहते हैं तो अच्छा रहता है, हम जैसे ही एक हमारी एकता खत्म होती है तो देश विरोधी लोग हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। वो एक रहते हैं जो बात कहना चाह रहे थे, बेसिकली वो हिंदुइज्म को लेकर कहना चाह रहे थे। अब इस जगह में आपको बताऊं कि असम की सीटें दरांग, उदालगुड़ी, करीमगंज, नौगांव मुस्लिम बाहुल्य, बिहार किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और यहां तक भागलपुर और बांका में भी अच्छी नंबर में मुस्लिम मतदाता हैं। जम्मू, कर्नाटका का भी जो हिस्सा है जिसके अंदर चिकमगलूर, हासन, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, चामराजनगर, मैसूर वाला हिस्सा है, ये भी 11 से 12% मुस्लिम वोट्स का है। मध्य प्रदेश में जरूर जिन 5 सीटों पर चुनाव है वहां पे मुस्लिम वोटर्स नहीं है। महाराष्ट्र में यदि हम आते हैं तो नांदेड़, परभणी और अकोला और बुल्डाना एक ऐसी जगह है। नांदेड़, परभणी में तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक हैं, बाकी जगह भी एक बड़ी संख्या में है। राजस्थान की जो सीटें हैं उसके अंदर टोंक जो सवाई माधोपुर है, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर जी, उदयपुर और भीलवाड़ा, इन सीटों पे मुस्लिम बड़ी संख्या में। उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत ये 3 सीटें हैं, इसमें मुस्लिम बड़ी संख्या में। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जबकि बुलंदशहर, अलीगढ़ जो है फिर से मुस्लिम डोमिनेटिंग है, और मथुरा एक सामान्य है। पश्चिम बंगाल में जरूर बालूरघाट को छोड़कर बहुत बड़ी संख्या में बाकी 2 सीटों पर नहीं है। तो जानबूझ करके मोदी जी को इस चुनाव में जो एकमात्र सहारा दिख रहा है कि हम यदि हिंदू वोट कंसोलिडेट कर सकें तो हम इस पे जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत ये सबको किया। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती कि सेकंड फेज जो है उनका सबसे कमजोर फेज है, सबसे कमजोर फेज है। यदि हम इंडिया गठबंधन के हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए मध्य प्रदेश इस समय इस फेज का सबसे कमजोर फेज है। टीकमगढ़ से 5 बार का सांसद वीरेंद्र खटीके जो सेंटर में मिनिस्टर भी है, दमोह लोधी डोमिनेटिंग के कारण वहां एक दूसरा गणित चल रहा है, खजुराहो पहले से ही हाथ से निकल चुका है, सतना में कांग्रेस में अंतर विरोध ज्यादा है, रीवा एक मजबूत सीट है, होशंगाबाद में सुरेश पचौरी के जाने के बाद में ब्राह्मण वोट बहुत कमजोर हुआ है। लेकिन राजस्थान में हम जैसे ही आते हैं तो राजस्थान में जिन सीटों पर चुनाव हुए उसमें 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। और जहां तक केरल का बात है, केरल का चुनाव एक तरफा है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में चुनाव है जहां पे खुद भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। कांकेर बस्तर का एक हिस्सा है जहां जिस जिले के अंदर अभी एक बड़ा सो कॉल्ड एनकाउंटर हुआ था। राजनांदगांव में वहां पर भूपेश बघेल अच्छी स्थिति में है। बिहार में किशनगंज, कटिहार कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है। असम में जिन सीटों पर अभी चुनाव हुआ है वहां पर एआईडीयूएफ भी टक्कर में है। ये कुल मिलाकर एक पोजीशन है। लेकिन यदि हम टोटल टेली देखते हैं, क्योंकि इसमें 20 सीट, जैसे पिछली बार 39 + 1 पांडिचेरी और तमिलनाडु को मिलाकर 40 सीटों पे एक तरफा चुनाव था, ठीक इसी तरीके से इस बार यदि हम देखते हैं तो केरल और कर्नाटका की यदि हम सीट मिला लेते हैं तो वो एक तरफा चुनाव वाली स्थिति है। तो यदि इन टेली में जाते हैं एनडीए वर्सेस इंडिया, तो इस दौर में भी इंडिया गठबंधन की सीटें अधिक आने की संभावना है। और ये हम लोग शायद इसको गलत फहमी मानते हैं कि मोदी जी बौखला के कुछ कह रहे हैं। उस आदमी की एक खासियत माननी पड़ती है कि वो सब कुछ याद रखता है, कुछ जानबूझ करके ऐसी बातें करता है जिससे कि लोग मिसगाइड हो। आप पुराने भाषण टंडन जी याद दिला रहे थे, वो 2002 के पहले गुजराती में ही बोलते थे, अपन बे ने अपना 25 शू थयो अपने गुजरात नो, हम 2 हमारे 25, ये गुजरात का हाल कर रहे हैं। ये
ये उस समय भी बोला करते थे, अभी भी वो उसी बात पर आ गए। वो मजेदार चीज है कि इस समय सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर 50 ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जो बता रहे हैं भाई बहन है, हम 11 भाई बहन है, हमारे माता पिता 5 भाई बहन थे, हम लोग भी जनसंख्या जिहाद का हिस्सा रहे। तो एक मजाक का हिस्सा है। वास्तव में जनसंख्या का बढ़ना शिक्षा और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जिन जगहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उन वर्ग में जनसंख्या ज्यादा होती है। और दिल्ली में ही, दिल्ली एनसीआर में आप देख लें कि जो लोग एजुकेटेड, वेल एस्टैब्लिश, अच्छी नौकरियों में जो मुस्लिम परिवार है, उनके यहाँ जो बच्चे हैं की संख्या ऐसी नहीं है। लेकिन यह है कि इनका एक भ्रम फैलाने का तरीका है। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2012 में मेरी एक किताब आई थी, क्या मुसलमान ऐसे ही होते हैं, और उसकी भूमिका बिपिन चंद्रा ने लिखी थी। बिपिन चंद्रा जी की लिखी हुई वो आखिरी कोई राइटिंग थी। उस किताब में एक चैप्टर ही मैंने ये दिया था कि क्या मुसलमान और जनसंख्या, और उस समय भी मैंने आंकड़ों में बताया था कि यदि यही स्थिति रही तो नेक्स्ट 10 ईयर में मुस्लिम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो इतना कम हो जाएगा कि हमको यानी उनकी जनसंख्या के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जिन जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी, और वो जो असम के जिले थे या वेस्ट बंगाल के थे, वो एक दूसरा मसला है, उसको हम रेस्ट ऑफ इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई लाख करोड़ रुपए के विकास, कथित विकास करने वाले महाराज उस विकास का दस्तावेज पेश करने की जगह बच्चे गिना रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन ये बात तय है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इंडिया गठबंधन को आने वाले दिनों में नामांकन भरने के समय बहुत सतर्क होने की जरूरत है, टिकट देने के समय बहुत सतर्क होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने उसको टिकट दिलवाने की सिफारिश की थी गुजरात में, सबसे पहले उस हाई कमान के व्यक्ति को सैक करना चाहिए। ही शुड हैव टू बी पनिश प्रॉपरली कि आपकी सिफारिश पर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो पूरा खेल कर रहा था। और जबकि सूरत जो है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी एक प्रयोगशाला रही है दल बदल को लेकर। उन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में पार्षदों का वहां पर दल बदल कराया था, और उसके बावजूद ये लोग सतर्क नहीं रहे और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, और वो अपने परिवार के लोगों को प्रस्तावक बनवा रहा है और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे। यदि इंडिया गठबंधन को भविष्य में अच्छा करना है तो कम से कम इस मसले पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुजरात में भी देखिए, रोहन गुप्ता टिकट देते हैं रोहन गुप्ता को, उसके बाद फिर वापस टिकट वापस कर देते हैं, और फिर देखिए बीजेपी चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में इनके ही कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस का ही जो वो है एक नेता हैं विनोय तमांग, महासचिव हैं कांग्रेस, ये बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। इनको 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। तो कांग्रेस के नेता क्या ये भी बताएं कि उनके ऊपर कितना दबाव है? अगर दबाव है, प्रेशर है, तो ये तो बताना चाहिए। कांग्रेस छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं, बड़ी पार्टी है, बाकियों के ऊपर भी दबाव होगा, प्रेशर होगा। आप इतनी जल्दी टूट कैसे जाते हैं, ये सवाल उठता है। अनिल सिन्हा साहब, जरा आपसे समझो एक प्रेशर। जी पंकज जी। असल चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसको एक बहुत बुरा संदेश देती है इन सब हरकतों से कि आप भले ही कांग्रेस के लिए फेथफुल हो, आप भले ही कांग्रेस में वोट दो, लेकिन आपका जो कांग्रेसी नेता है वो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिक जाता है। और ये जो है पारंपरिक कांग्रेसी वोटर, खासतौर पर अकलियत के लोग जो है, SC है, ST है, उन पे एक बुरा मैसेज देता है कि हम जब इनके वोट देते हैं और ये बिक जाते हैं तो हम इनको वोटी क्यों दें, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मसला बनता जा रहा है। अब ये सवाल हर आदमी पूछ रहा है कि आखिर कांग्रेसी क्यों बिकता है। जी
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल एक नैरेटिव ये भी सेट करने की कोशिश की कांग्रेसी आखिर बिक जाते हैं और फिर मतदाता, कई जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट दें, तो वो फिर सोचते हैं कि इनको वोट दे के क्या फ़ायदा, ये तो कल को उसी पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी के हम पहले से हैं, तो उसी को वोट दे दो। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। क्या चुनाव जीतने के लिए ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं जायज़ हो नाजायज़ हो ये सेकेंडरी, लेकिन कांग्रेस इन बातों को क्या नहीं समझती? आखिर क्यों ये हो रहा है? और चाहे दार्जिलिंग की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे और दूसरे राज्यों की बात हो, अनिल जी ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कैसे आप देखते हैं। जी 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 अनिल जी प्लीज। मेरा नजरिया इसमें कुछ और है जी। ये है हमारा क्या कि जिसके घर लूट जाए या डकैती हो जाए हम लोग उसी की विवेचना करिए। मैं पहले से इस लाइन के खिलाफ रहा हूँ। अब हमारा घर दरवाजा खुला, मतलब देखिए कि हमारा जो जांच करने का तरीका है कैसे बदल गया है ये अभी के मीडिया माहौल में, कि हम लोग ये जांच नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों को हटा दिया मैदान से। हम जांच कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार हट गया वो कैसे हटा। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एक उम्मीदवार नहीं हटा है। 4 उसमें से 10 उम्मीदवार हटाए गए, 4 उसमें निर्दलीय थे। 4 मतलब छोटी पार्टियों का 4, एक कांग्रेस मतलब 3 छोटी पार्टियां, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, कोई एक और इसी तरह का नाम था एक पार्टी, और उसके बाद निर्दलीय है, और बीएसपी का एक कैंडिडेट था। और उनका जो आप पूरा ट्रैक देखेंगे कि किस तरह सूरत में वो गायब हो गए, उनको उन्होंने अलग रखने की कोशिश की। उनको क्राइम ब्रांच का, एक मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा था कि वो बीएसपी का कैंडिडेट को क्राइम ब्रांच के आदमी ने बरामद किया। उसके बाद फिर मीटिंग उनकी हुई किसी 5 स्टार होटल में, और अंत में वो वापस ले लिया, और ऐसे ही मीटिंग बाकी लोगों के साथ हुई। तो ये सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार का मामला नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि कैसा नैतिक रूप से और बेईमान आप एक पार्टी आपका नेतृत्व कर रही है देश में, और जिसके साथ कि वो भी खड़ा है। जैसे कि अगर धमका करके पैसे का लालच दे करके अगर विड्रॉल होता है या किसी भी लालच को, तो ये इलेक्शन कमीशन का केस बनता है ये, कि आप किसी को धमका करके उम्मीदवारी वापस नहीं करा सकते। आप ये सब सारा उसको करना है इंश्योर। तो सारी संस्थाएं को कब्जा में कर लिया है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं क्या कि उनका वो कितना कमजोर थे। आपको क्या लग रहा है ईडी से लेकर के सारा, मतलब तो वो है कि पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व थी। 2 दिन से वो गायब था, उसके बाद उसको बरामद किया गया, और कैसे कैसे वो बहुत स्टोरी है, कुछ स्टोरी आई है टुकड़े टुकड़े में, लेकिन मीडिया ने उसको पूरा नहीं छापा। तो मेरा मानना ये है कि जब ऐसा वक्त है तो ऐसे वक्त में 2-4 लोग अगर ले जा रहे हैं तो हमको तो ये देखना चाहिए। और देखिए मीडिया स्टोरी क्या चला रहा है, आपको पता है कि कितने लोग अब तक निर्विरोध चुने गए। और डिम्पल यादव का भी नाम है उसमें, फारूक अब्दुल्ला। अरे वहां कैंडिडेट नहीं लिए थे, वहां ये नहीं हुआ था कि कैंडिडेट को जो है इस तरह से आपने ये किया था। इन लोगों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े हुए थे। ये नहीं हुआ था क्या कि उम्मीदवार जो है दे करके और उसके बाद उसका खारिज कर रहा हो, और 5 आदमी उसको जो हटा रहा हो मैदान से नहीं हटाया था। ये जितने नाम आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, वहां लोगों ने उनके खिलाफ नॉमिनेशन नहीं किया था। सब लोग उम्मीदवार जो जमीर वहां के क्या कहते हैं नागालैंड का, ये सब का नाम आ रहा है। यहाँ कैंडिडेट नहीं थे, यहाँ तो कैंडिडेट 11 कैंडिडेट है, और उसके बाद सबको निकाल दिया। मतलब टोटल मिला के 11 था, 10 को मैदान से बाहर कर दिया। और सीआर पाटिल का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि क्या है। वो खुद जेल में रह चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, वो जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये सारा है, हमको उसकी किस तरह से उन्होंने किया है इसको भी बताना चाहिए। निश्चित तौर पर कैडर जो मास पार्टी है कांग्रेस को सीपीएम नहीं है, और ना उसको सीपीआईएमएल है। ये आपको हम लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस एक मास पार्टी है। अगर लोग आए हैं उस तरह से, उनका कोई कैंडिडेट मेंबरशिप में जो यहाँ पर होंगे, जिनको कि लेफ्ट पार्टीज का मालूम होगा, वहाँ कैंडिडेट मेंबरशिप नहीं होती। डायरेक्ट या तो मेंबर बनाने तो हो गया, ये मतलब बाहर रहो या अंदर रहो।
वहाँ कैंडिडेट मेंबरशिप होती है लेफ्ट पार्टीज में। 1 महीना 1 साल तक आपको कैंडिडेट मेंबर रहना, तब उसके बाद आप मेंबर बनते हैं। जरा उनकी प्रक्रिया देखिए और इनकी प्रक्रिया देखिए। तो ये एक मास पार्टी है, इसमें इसकी संभावना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इलेक्शन रीक करने का, इलेक्शन जो को ये करने का, मतलब एक तरह का ये समझिए कि बूथ कैप्चरिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। कैंडिडेट ही नहीं रहने दिया लोग। सूरत में उनकी हालत खराब है। वहां पर आम आदमी पार्टी और इनकी वजह से वहां पर काफी बढ़िया पोजीशन थी इंडिया गठबंधन की, कंटेस्ट हो सकता था, तो उन्होंने इसका मैनेज कर लिया। निश्चित तौर पर यह फेलियर है कांग्रेस का कि इसके लिए इंतजाम करना चाहिए। लेकिन हमको इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि किस तरह से ये इलेक्शन रिग कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है, सूरत मॉडल, ये मॉडल अभी और फेज अब बाकी है। अगर बाकी जगह में भी कर सकते हैं, कहीं बीएसपी का कैंडिडेट ले जाएंगे, कहीं समाजवादी पार्टी, आपने देखा ही खजुराहो का जो हुआ। लेकिन खजुराहो में मैं एक चीज जानकारी दे दूं, वहां एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो कैंडिडेट था उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, इंडिया गठबंधन ने उसको समर्थन दे दिया है, और वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है। जी बिल्कुल, जी जी जी। पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिल जी। और खजुराहो को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। इधर सूरत में भी एक निर्दलीय को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था। लेकिन ये चिंता भी जायज़ है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि 11 में से 10 कैंडिडेट वो या तो उनका नामांकन रद्द हो जाता है या वो अपने नामांकन को विड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने आप में एक इस लोकतंत्र में और उसमें भी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से देखा जाए तो सेंधमारी हो चुकी है। उससे बचने की ज़रूरत है। कैसे बचे? और इस जिस मास पार्टी की आप बात कर रहे थे यानी कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले? क्योंकि अभी बहुत चुनाव होना बाकी है। अभी तो सेकेंड फेज सामने है। 2 दिन बाद तीसरे दिन सेकेंड फेज का चुनाव है 26 तारीख को। उसके बाद 11 दिन का गैप है। 7 मई को है फिर तीसरे फेज का चुनाव। तो गैप भी है और इन चीज़ों को समझना होगा। और एक जो दर्शक साथी, जो वोटर्स हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोग भी चौकन्ना रहिए अपने वोट के प्रति। और फिर तो बाकी चीज़ें जो हैं वो तो विपक्षी दल कर ही रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल सिन्हा साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, अमलेंदु